लेट्स स्टार्ट। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड जो लोग लेवल 2 एंड लेवल 3 करना चाहते हैं उसके लिए आज का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और जनरली जो लोग इंटरव्यू भी देने जाते हैं उसके लिए भी आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इंटरव्यू में जनरली आज के चैप्टर के ऊपर से ही बहुत सारे लोग पूछते हैं। प्रैक्टिकली शायद आपको पूछे ना पूछे एक अलग मैटर है, लेकिन थ्योरेटिकली आपको ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वेव प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म है उसके बारे में। और वेव प्रोपोगेशन जो 4 टाइप के होते हैं उसके बारे में हम लोग पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ओके, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया। एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में लेवल 1 का ड्यूटी, लेवल 2 का ड्यूटी एंड लेवल 3 का ड्यूटी के बारे में डिस्कस किया। सर्टिफिकेट जो कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस किया। हमारा जो आंख है उसका टेस्टिंग जो करवाना है उसमें मिनिमम J2 ग्रुव होना चाहिए एज पर SNTTC 1A 2020 रिकमेंडेशन प्रैक्टिस बोलता है कि आपका नियर विजन जो है वो मिनिमम J2 चाहिए। तो J3 नहीं चलेगा, J4 नहीं चलेगा, यस J2 चलेगा और J1 भी चलेगा। तो आप लोगों को जनरली अगर आपका आंख ओके है तो आपको J1 डलवाना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के अंदर। ओके, एज पर ASME सेक्शन 5 जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो ASME सेक्शन 5 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए है, वो भी ऐसा बोलता है कि आपको कंपलसरी आपका नियर विजन है वो J1 होना चाहिए। वहां पे क्लियर लिखा हुआ है, इसके लिए भी आपको J1 डलवाना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के अंदर। ठीक है, ओके, ये सब चीज हमने सर्टिफिकेट कैसा होता है वो डिस्कस किया। फिर बाद में हमने डिस्कस किया अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के बारे में, वाइब्रेशन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ऑलरेडी यूट्यूब में भी ये दोनों चैप्टर मैंने डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं वाइब्रेशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है, उसके ऊपर पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। और हमारा जो ऑडिबल है, हम लोग जो सुन सकते हैं या देख सकते 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही हम लोग सुन सकते हैं या देख सकते हैं, समझो ऐसा ही। बाकी हम लोग ये बोलो ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों को सुनाई, उसके बाद का जो फ्रीक्वेंसी है वो सुनाई नहीं देता है, तो उसके बाद का जो ट्रांसफर होता है वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, उसी के ऊपर हम लोगों को काम करना है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया CRT स्क्रीन। ठीक है, CRT स्क्रीन के ऊपर कैथोडिक रे जो ट्यूब होता है उसके ऊपर पूरा डिस्कस किया। उसके बाद पल्स इको के बारे में डिस्कस किया, थ्रू ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किया। पल्स इको एकदम सिंपल वाला है कि एक ही चीज रहता है, वही ट्रांसमिट करता है, वही रिसीव करता है, राइट। और थ्रू ट्रांसमिशन जो इको है वो एक साइड में ट्रांसमिट करता है, दूसरा रिसीवर भी होता है, दोनों उसको अलग अलग दो लगाना पड़ता है, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर कॉन्टैक्ट टेस्टिंग और इमर्सन टेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने जस्ट ऊपर चली बातें की। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया स्वीप डिले के बारे में भी पूरा डेप्थ में डिस्कस किया, मशीन के साथ स्वीप लेंथ क्या होता है वो सब चीज के बारे में। उसके बाद रिजेक्शन कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में। उसके बाद डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कंट्रोल जो करना है कैसे करना है वो भी बारे में डिस्कस किया। DSC मतलब डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन, उसके बारे में डिस्कस किया। TCG टाइम करेक्टेड गेन, उसके बारे में भी डिस्कस किया। सेंसिटिविटी टाइम कंट्रोल, उसके बारे में भी डेप्थ में डिस्कस किया। तो आज हम ऑलरेडी अगेन और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वेव प्रोपोगेशन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल धामेलिया, आप सभी का स्वागत करता हूं वेल्डिंग एंड NDT सर्विस में। जिन लोगों को NDT लेवल 2 का यहाँ पे क्लास ऑनलाइन भी फिनिश हो चुका है या तो ऑफलाइन भी फिनिश हो चुका है, वो यहाँ पे दीपेश पटेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिसको रिन्यूअल भी करना है उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों का ऐसा सिस्टम हमने बनाया है, किसी से कोई फीस नहीं है, या तो ऑनलाइन आप क्लास करो ऑफलाइन क्लास करो, रहने का भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यहाँ पे लाइट बिल गैस बिल कुछ भी नहीं है, आप आओ बस खाना पका सकते हो तो आप अपने हिसाब से पकाओ, खाने का खाली चार्ज जो है वो आपको आपके रहेगा। बगल में होटल भी है, आप वहां होटल में जाके भी खा सकते हैं। अगर अदरवाइज आप किराना वगैरह सब छोटा मोटा चीज लेके आते हो तो आपके हिसाब से पका सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव ट्रैवल जो चैप्टर नंबर 4 था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का, तो उसमें हम लोग पहला डिस्कस करेंगे वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस a wave will propagate through the medium in a given unit time, usually
सेकंड, मतलब वेलोसिटी का एक एक डेफिनेशन दिया गया। वेलोसिटी मतलब जितना वो डिस्टेंस काटेगा, कितने टाइम में वो काटा है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसमें नया कोई रॉकेट नहीं है। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड, उसको डिफाइन किया गया है द डिस्टेंस अ वेव विल प्रोपोगेट, कितना डिस्टेंस काटा है और कितने टाइम में उसने काटा है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी का उसने डेफिनेशन दिया है। दूसरा लाइन है तो वेव स्पीड रिमेन कांस्टेंट थ्रू द गिवन मीडियम। देखो सभी भी, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात कर रहे हैं हम लोग। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो हर्ट्ज है उसका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखो, यहां पे ये जो बात किया है वेव स्पीड रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब अल्ट्रासोनिक का वेव स्पीड जो है, वेलोसिटी है, वो सभी मटेरियल में अपना अपना फिक्स रहता है। जैसे कि एयर है, तो एयर का वेलोसिटी यहां पे कितना है? 0.33 इंटू 10⁵ ये फिक्स है। कोई भी किधर भी एयर आप घुसाओ। बाकी वाटर है तो वाटर में भी वेलोसिटी फिक्स है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में वेलोसिटी फिक्स है। स्टील है तो स्टील में वेलोसिटी फिक्स है। तो यहां पे यही दिया गया है। तो वेव स्पीड रिमेन कांस्टेंट थ्रू द गिवन मीडियम, जो भी मीडियम दिया गया है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये फंडा क्लियर है, राइट? ओके, ये मैं इसके लिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको धीरे धीरे अल्ट्रासोनिक का जो प्रोब होता है ना, प्रोब, उसके अंदर घुसाना है आपको। वो जो प्रोब है, कैसे कैसे वेव्स निकालते हैं ना, उसमें मुझे लाना है आपको। और वो जो वेव्स है उससे हम कैसे कैसे डिस्कंटिन्यू डिफाइन करते हैं ना, वहां पे मुझे पहुंचाना है। इसके लिए मुझे छोटे छोटे चीज से, वेलोसिटी से स्टार्ट करना पड़ा। अभी मैं वेव्स पे आया, उसके बाद और थोड़ा चीज में एकॉस्टिक इमिशन में, एकॉस्टिक इंपीडेंस में आएगा। धीरे धीरे ये सब चीज आएगा, ठीक है। लिस्टेड बिलो द टेबल ऑफ इंपीडेंस, वेलोसिटी एंड डेंसिटी वैल्यू। देखो एयर का डेंसिटी यहां पे कितना दिया गया है? जीरो, अप्रोक्सीमेटली 0.001, राइट। वाटर का डेंसिटी 1, एल्यूमिनियम का 1, उसका डेंसिटी 2.71 एंड यहाँ पे स्टील का डेंसिटी 7.8। अभी मुझे ये बोलो, यहाँ पे डेंसिटी दिया गया है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है, तो डेंसिटी, वेलोसिटी इंटू डेंसिटी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एकॉस्टिक इंपीडेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? एकॉस्टिक इंपीडेंस। आपके पास कैलकुलेटर है तो प्लीज आप मोबाइल में करिए। आप थोड़ा करिए, इसका करिए। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उतना इतना ही है ना, देखो ना, इज इक्वल टू इतना ही आ गया ना, 1 है तो इतना ही आएगा ना, राइट? ओके, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है, यहाँ पे सेमी स्क्वायर है, ग्राम है, ग्राम में इसके लिए यहाँ पे एक मिंडी ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट इस साइड लेके आया है, ठीक है। नया कोई रॉकेट नहीं है, ये पॉइंट को यहाँ पे चपकाया है और कुछ नहीं है। अगर मुझे ये बोलो इसका आप करो क्रॉस, इसका क्रॉस करो, इतना ही मिलेगा, 1.72 इंटू 10⁶ आप करो। तो कहने का मतलब ये है, एकॉस्टिक इंपीडेंस जो है वो डेंसिटी इंटू वेलोसिटी चीज है, ठीक है। डेंसिटी इंटू वेलोसिटी है। नया कोई रॉकेट नहीं है। कोई बराबर बोल सकता है बराबर है कि गलत है? कोई बोल सकता है? ओके, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑफलाइन में भी करेक्शन किया है, वेरी गुड। ऑनलाइन में भी एक दो लोगों ने बोल दिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो द लिस्टेड बिलो टेबल ऑफ इंपीडेंस, वेलोसिटी एंड डेंसिटी वैल्यू जो है उसका है, ठीक है। इसका दोनों का क्रॉस सेक्शन है। दिस इंफॉर्मेशन विल यूजफुल लेटर इन द चैप्टर द परफॉर्मिंग द बेसिक अल्ट्रासोनिक कैलकुलेशन। ये आपको जब अल्ट्रासोनिक का कैलकुलेशन आएगा तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये दोनों का क्रॉस है, ठीक है। ये दोनों का क्रॉस है, ये सब इज इक्वल टू है, ठीक है। ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ओके, अभी जब आप अल्ट्रासोनिक टेस्ट करने आए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपको कैलकुलेशन से छुटकारा नहीं मिलने वाला। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वैसा कैलकुलेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है। नया कोई रॉकेट नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं यहां से इसका मतलब ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इतना डेंजर कैलकुलेशन नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लेने का। कैलकुलेशन में कहां घुसा दिया, बहुत कॉलेज टाइम पे हमने किया था, अभी यार साला हम लोग जॉब कर रहे हैं और आप कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव आर रिफ्लेक्टेड, क्या लिखा है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों अलग चीज है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखा है अल्ट्रासोनिक वेव आर रिफ्लेक्टेड व्हेन दे एनकाउंटर द मीडियम ऑफ द डिफरेंट एकॉस्टिक इंपीडेंस। जहां पे एकॉस्टिक इंपीडेंस अलग हो जाएगा, जहां पे
एकॉस्टिक इंपीडेंस अलग हो जाएगा, वहां पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं ये बोलूं, मेरा एक अल्ट्रासाउंड है, मैं ऑयल में से या तो वाटर में से मुझे स्टील में डालना है, तो वाटर एंड स्टील दोनों का एकॉस्टिक इंपीडेंस अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। यहाँ पे देखा ना, वाटर का एकॉस्टिक इंपीडेंस इतना है और ये स्टील का एकॉस्टिक इंपीडेंस इतना है, तो दोनों का अलग अलग है ना। देखो, एक का 0.149 इंटू 10⁶ है, एक का 4.56 10⁶ है, राइट। तो अलग अलग है। अगर अलग अलग होगा तो क्या बनेगा, हमारा जो वेव्स है ना उसका डायरेक्शन टेढ़ा मेढ़ा चेंज होगा, राइट। अभी समझ में आया? ओके, अभी देखो यहां पे यही लिखा है, नया कोई नहीं है। अल्ट्रासोनिक वेव आर रिफ्लेक्टेड व्हेन, कब, व्हेन दे आर एनकाउंटर अ मीडियम ऑफ डिफरेंट एकॉस्टिक इंपीडेंस। अगर एकॉस्टिक इंपीडेंस अलग अलग होगा, अलग जैसे ही बनेगा, वहां पे उसका रिफ्लेक्शन हो, सॉरी, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दी सरफेस एट विच दिस रिफ्लेक्शन ओक्यूर इज कॉल्ड इंटरफेस। और जो सरफेस से हमारा वो डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का, अल्ट्रासाउंड का वेलोसिटी जो सरफेस से चेंज होगा, वो सरफेस को क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरफेस। तो यहां पे इंटरफेस लिखा है, देखो अभी यहां पे मीडियम 1 लिखा है, राइट, मीडियम 1, यहां पे मीडियम 2 लिखा है, राइट, यहां पे मीडियम 1 लिखा है, यहां मीडियम 2 लिखा है, राइट। अभी देखो यहां पे से ये भाई साहब इंसिडेंट वेव, मतलब हमारा प्रोब बोलो या और क्या बोल सकते हैं, प्रोब, ट्रांसड्यूसर, जो भी है, उसमें से रेज निकलेगा, उसमें से क्या निकलेगा, अल्ट्रा साउंड निकलेगा। वो अल्ट्रासाउंड मेरे भाई यहां से आते आते यहां पे आया, लेकिन पता चला कि इतने एरिया में तो पानी था और यहां पे तो स्टील स्टार्ट हो गया है, ऐसा पता चला उसको। तो एकॉस्टिक इंपीडेंस दोनों का अलग अलग है ना, दोनों का मैं दिखाया ना, वाटर का और स्टील का अलग अलग है। तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर सेम होता तो सेम उसका ऐसे ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता, सेम वही डायरेक्शन में आगे बढ़ता, लेकिन सेम नहीं है मेरे भाई, यहां पे उसका अलग अलग है। देखो दोनों का एकॉस्टिक इंपीडेंस, मतलब दोनों के अंदर, मटेरियल के अंदर वेलोसिटी भी अलग है, दोनों मटेरियल का डेंसिटी भी अलग है। तो मैं ये बोलूं, रेज सीधा जा रहा था, उसको पता चला कि यहाँ पे तो एकॉस्टिक इंपीडेंस चेंज है, या तो मटेरियल ही चेंज हो गया, तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। वो जो ये जो सरफेस हुआ ना, ये जो सरफेस, वो सरफेस को क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरफेस। तो यहां पे अनगुलर इंसिडेंट दिखाया गया है। अनगुलर इंसिडेंट मतलब एंगल। तो अब ये भी मैं आपको अभी से बोल दूं, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। दिस इज द क्लियर फंडा, राइट। ये फंडा सिंपल है। अगर यहां पे 30 डिग्री होगा तो यहां पे भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। वो सेम ही रहता है, शायद आगे लिखा हुआ आएगा। तो इंटरफेस इज कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल। कॉमन बाउंड्री, दोनों मटेरियल का एक कॉमन बाउंड्री होगा ना, मटेरियल और फेज, सच एल्यूमिनियम हो या स्टील हो, टू वाटर टू स्टील हो, एल्यूमिनियम टू स्टील हो या वाटर टू स्टील हो, ठीक है, दोनों का बाउंड्री सेम रहेगा, मतलब यहां पे बीच में सेम रहेगा। A beam of energy approaching the interface is reflected incident waves. इसको बोलते हैं, ये जो भाई साहब आए ना, उसको इंसिडेंट वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वेव, मतलब उसी से उत्सर्जित होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। द एंगल एट विच द वेव स्ट्राइक द इंटरफेस इज नॉन एंगल ऑफ इंपीडेंस इज शोन बिलो। देखो, एंगल एट विच द वेव स्ट्राइक इंटरफेस, ये वेव यहां पे ये क्या इंसिडेंट वेव है, वो ये सरफेस पे स्ट्राइक हुआ, एंड इंटरफेस, ये इंटरफेस वहां पे स्ट्राइक हुआ, एंड वहां पे जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं भाई इसके लिए ये समझा रहा हूं कि मुझे प्रोब के अंदर डालना, मुझे आपको एंगल प्रोब दिखाना है, मुझे एंगल प्रोब के अंदर कैसा एंगलिंग सिस्टम बनता है वो दिखाना है। इसके लिए छोटा छोटा चीज से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आपको आगे जाके पूरा क्लियर माइंड, हाँ यहाँ पे इंटरफेस आ गया, यस यहाँ पे तो एंगल बदलेगा भाई, कुछ भी उखाड़ लो, वहां तो बदलने वाला है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली भी ये सब चीज पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो जो एंगल बना उसको क्या बोलते हैं,
एंगल ऑफ इंसिडेंस ये θ1 है, ये θ2 है, तो दोनों एक्चुअली सेम ही है, θ1 इज इक्वल टू θ2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंट वेव इज सेड हैव अ नॉर्मल इंसिडेंट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ये बोलूं ये इंसिडेंट वेव को मैं यहां पे ऐसा ऐसा ड्रॉ करके यहां पे घुसाऊं, तो ये सीधा घुसाऊं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, एकदम परपेंडिकुलर, तो उस टाइम पे उसका वेव एंगल कितना है, 0 है, कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली इंसिडेंट वेव है उसको, तो उस टाइम पे यहां पे एंगल इंसिडेंस हुआ था, अगर एग्जैक्टली मैं परपेंडिकुलर उसको घुसाऊं तो उसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलेंगे। तो ये नॉर्मल प्रोब हो गया, ये एंगल प्रोब हो गया, राइट। ऐसा हो सकता है ना, ये नॉर्मल प्रोब, मैं सीधा ही घुसाता हूं भाई, अगर मैं सीधा ही घुसाऊं नॉर्मल प्रोब हो गया, और नॉर्मल प्रोब से सीधा जाएगा, अगर यहां पे बोलूं तो ये एंगल हो गया, तो एंगल प्रोब हो गया। इसके लिए इसका नाम है अंगुलर इंसिडेंस, ये जो एंगल बनाता है इसका, और यहां पे है नॉर्मल इंसिडेंस, उसी के नाम से भाई साहब हमारे नाम रखा गया है एंगल प्रोब और नॉर्मल प्रोब। खलास, सिंपल बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, शॉन बिलो द इंसिडेंट इज 0, हाँ तो नॉर्मल प्रोब में 0 ही होगा ना, और 0 ही है, वो वैसे भी नॉर्मल प्रोब बोला जाता है इसी की वजह से। सम ऑफ द वेव एनर्जी स्ट्राइक द इंटरफेस, कुछ एनर्जी स्ट्राइक ऑन द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब ये भाई साहब ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसको बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस है। सम ऑफ द वेव्स एनर्जी स्ट्राइक द इंटरफेस will transmit through interface and some will be reflect the angle and incident, कुछ लोग स्ट्राइक होगा, कुछ लोग रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लोग ऐसे ही निकल जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसे भी निकल जाएगा ना, थोड़ा बहुत शायद ऐसा भी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, तो इसकी बात कर रहा है। सम ऑफ द वेव एनर्जी स्ट्राइक द इंटरफेस विल ट्रांसमिट थ्रू द इंटरफेस, मतलब उसको भी ट्रांसमिट कर लेगा, उसको भी यहां से ऐसा ट्रांसमिट, शायद ऐसे 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 जो भी समझो आप, उसमें से भी ट्रांसमिट होगा। हाँ, वहां पे वॉल होगा तो शायद ना हो, है शायद, आई डोंट नो, ठीक है। वैसे अल्ट्रासोनिक टेस्ट तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द वेव एनर्जी स्ट्राइक द इंटरफेस, जब इंटरफेस पे स्ट्राइक होता है उसका, तब विल ट्रांसमिट थ्रू द इंटरफेस, उसको भी ट्रांसमिट ऐसा हो जाता है, और एंड सम विल बी रिफ्लेक्ट एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और कुछ लोग ऐसे एंगल में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा है। द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन एकॉस्टिक इंपीडेंस, वो तो सही बात है, जितना एकॉस्टिक इंपीडेंस डिफरेंट उतना वो यहां पे ऐसा करके जाएगा, यहां पे मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मतलब ऊपर, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मतलब नीचे, है ऐसा ही है ना। देखो रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन का स्पेलिंग REFLE, ठीक है, तो F पहले आया, L पहले आता ना एबीसीडी में, और R बाद में आता है, राइट। तो ऐसा याद रखो, रिफ्लेक्शन मतलब ऊपर, रिफ्रैक्शन मतलब नीचे, R बाद में आता है तो नीचे वाला, ऐसा समझो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना बहुत सारे ये साला घुस गए हम लोग, ये क्या है यार, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब यहां पे ऊपर की साइड में होता है, और रिफ्रैक्शन एंड नीचे की साइड होता है रिफ्रैक्शन, R उसमें जोड़ना है, ठीक है। ओके, द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन एकॉस्टिक इंपीडेंस, वो डिपेंड ऑन एकॉस्टिक इंपीडेंस, यस डेफिनेटली एकॉस्टिक इंपीडेंस डिफरेंट होगा, तो कांट तो होने ही वाला है, राइट। रेशियो बिटवीन टू मीडियम इनवॉल्व, वो दोनों का रेशियो है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्टेंस फैक्टर विल बी डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस, तो यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो ये है रिफ्लेक्टेड वेव, ये है इंटरफेस, यहां पे इंसिडेंट वेव, इसको इंसिडेंट वेव बोलेंगे, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और ये जो बाउंड्री ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों ए इज इक्वल टू बी, ये तो मैं आगे ही समझा दिया, ठीक है। यहां पे भी ऐसा है, देखो यहां पे ऐसा घुसा, भले ही एंगल है, तो यहां पे जितना ए है यहां पे इतना बी बनेगा, ये जितना बनेगा, इसको एक इमेजनरी बाउंड्री में बोलू, इमेजनरी लाइन बोलू, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे ये सब चीज से क्या प्रूव करना है, मुझे भाई प्रूव तो नहीं करना है, प्रूव तो ऑलरेडी बड़े लोगों ने, टोपी लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने कुल्ला टिका दिया है, उसमें प्रूव करने के बाद
तो हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, हम लोगों को वेव्स प्रोपोगेशन समझना है, कितने टाइप्स के वेव्स है उसमें हमको डिस्कस करना है डिटेल में। तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन ट्रैवल इन मेनी मोड्स, travel in many modes and mostly common are used longitudinal waves, या तो कंप्रेशन वेव, या दूसरा है शेयर वेव, या ट्रांसवर्स वेव, राइट, और तीसरा है सरफेस वेव, और चौथा है प्लेट और लैम्प वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 4 टाइप्स के वेव्स के बारे में आज हम पूरा डिटेल में एकदम समझेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नॉर्मल प्रोब में जनरली ये लॉन्जिट्यूडनल वेव यूज होते हैं, शेयर वेव में एंगल प्रोब में ये शेयर वेव यूज होते हैं, सरफेस वेव में सेकंड क्रिटिकल एंगल हम जाएंगे तो सरफेस वेव यूज होते हैं। उसके बाद प्ले लैम्प वेव, जो भी लो थिकनेस है उसमें यूटी करना है, हमको एकदम लो थिकनेस में यूटी करना है, जिसका लैम्बडा हाफ लैम्बडा होगा उसमें हम लोगों को प्लेट वेव यूज करना है। तो ये सब चीज है क्या, ये सब चीज कालाकांडी काम क्या है, उसका हम पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है लॉन्जिट्यूडनल वेव, दूसरा है शेयर वेव, तीसरा है सरफेस वेव, चौथा है प्लेट वेव। ये चारों का अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मल प्रोब यूज करना है तो फिर हम लोगों का माइंड में क्लियर होना चाहिए, हाँ लॉन्ग सिम यूज कर, लॉन्जिट्यूडनल वेव यूज करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ईच वेव मोड हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, सबका अपना अपना फंक्शन है, उसी की वजह से तो आज हम सीख रहे हैं। इन द अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, सबका अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन जब करेंगे तो सभी वेव्स का अपना अपना एक स्पेशल वर्क है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ईच अंडरस्टैंड कंप्लीटली, तो हम लोगों को कंप्लीटली समझना पड़ेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव के ऊपर जाते हैं हम लोग। तो मेरे भाई जब लॉन्जिट्यूडनल वेव होते हैं तब हाँ क्या होता है, तब ऐसा होता है वो उसका जो डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, दोनों का सेम रहता है। मतलब समझो मैं ये बोलूं, यहाँ पे मैं एक ऐसे ही एक प्लेट ड्रॉ करता हूं, ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे एटम ड्रॉ करता हूं। ये एटम पता है ना, बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर याद है ना, मटेरियल साइंस मेटलर्जी आयन कार्बन डायग्राम का पहले का टॉपिक याद है ना, मटेरियल साइंस मेटलर्जी, उसमें आता था फिजिक्स, या तो फिजिक्स में भी आता था, या यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग किया है तो फिर मटेरियल साइंस मेटलर्जी में भी आता है बीसीसी स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है समझो, ये ऐसा उसका अरेंजमेंट है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने प्रोब रखा, क्या रखा, प्रोब रखा या ट्रांसड्यूसर रखा, ठीक है। यहां से मैंने यहां से ऐसा एनर्जी दिया तो ए एटम क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, ए एटम क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, फिर ए एटम क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये एटम इसको धक्का मारेगा, ठीक है, ए एटम इसको धक्का मारेगा। ऐसा धक्का धक्के से देखो, वाइब्रेशन चैप्टर नंबर 2 हम सीखे ना पूरा डीप डेप्थ में, तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि क्या कांड होता है, क्या मसला होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे वाइब्रेशन ट्रांसमिट होता है, वो सब चीज चैप्टर नंबर 2 में समझाया मैं, ठीक है। यूट्यूब में है, डाल देख लो। ओके, अगर नहीं देखा है तो हाँ फिर बार बार देखने से अच्छा है, फायदा ही है, नॉलेज तो गेन होगा ही। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इसमें क्या होता है, ये जो एटम्स है वो ऐसे ऐसे है, राइट, ऐसे ऐसे है, राइट। अभी क्या होगा, वो वाइब्रेट होगा, लेकिन ऐसे और ऐसे वाइब्रेट होगा, ये भी वाइब्रेट होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, ये भी वाइब्रेट होगा, ऐसे और ऐसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में वाइब्रेट होगा। मतलब अभी देखो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं, समझो यहां से मैं एनर्जी डालता हूं तो जो ऑफलाइन है उसको आपको आइडिया आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसा मूवमेंट होगा उसका, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, चैप्टर नंबर 2 पहला लाइन, राइट। तो ऐसा वो मूवमेंट होगा, तो वो जो वेव्स है उसके वजह से जो वेव्स क्रिएट होते हैं वो वेव्स को बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल या तो कंप्रेशन वेव, राइट। अभी थियोरी देख लेते हैं। waves have longitudinal compression waves have particle vibrate in back and forth movement, એટલે आगे पीछे ऐसा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। अगर समझो वेव का प्रोपोगेशन, यहां पे मैंने प्रोब ऐसा घुसाया है, यहां पे ऐसा लगाया है, अगर डायरेक्शन इसका कौन सी साइड हुआ, ऐसा डायरेक्शन हुआ ना, प्रोब का ऐसा डायरेक्शन, उसमें से यहां पे मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, क्या दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी का डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये डायरेक्शन हुआ। तो ये डायरेक्शन हुआ तो यहां पे समझो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल है, वो किस मूवमेंट में, ऐसा ऐसा
ऐसा ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इतना छोटा है इसके लिए मुझे समझ में नहीं आएगा या शायद आपको, तो ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा वाइब्रेट होगा, ठीक है। न्यूटन्स का भी हमने देखा था कि एक बॉल को मारो तो फिर लास्ट वाला बॉल वो आगे जाता है, राइट, ऐसा। तो ऐसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। तो उसी की वजह से यहां लिखा है कि वेव फोर्थ एंड बैक मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। जो वेव्स डायरेक्शन हम डाला है किससे, ये जो प्रोब से या तो क्रिस्टल या तो ट्रांसड्यूसर से जो डायरेक्शन में डाला वही डायरेक्शन है, खाचा 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 चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Consider that all material are made up of atom line up in straight line to form the lattice structure। तो ऐसा हमको समझना है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे 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 पार्टिकल होंगे, वो एकदम लाइन में है, ठीक है, ऐसा समझो। लाइन में मतलब ऐसा लाइन में, ठीक है, ऐसा। ये देखो सब चीज में ऐसा यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको ऐसा समझना है कि मेटल के अंदर स्ट्रक्चर। चलो, लॉन्जिट्यूडनल में ऐसा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा और लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होगा, उसी की वजह से उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। और नॉर्मल प्रोब में हमको उसको यूज करना है। अभी बात करते हैं शेयर ट्रांसवर्स वेव की। शेयर वेव्स में क्या होता है, शेयर वेव हैव अ पार्टिकल वाइब्रेट द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, समझो यहां से मैं ऐसा करके ट्रांसड्यूसर लगाऊं, यहां से ये डायरेक्शन में वो जा रहा है वेव्स, ठीक है, एनर्जी अल्ट्रासोनिक साउंड ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पे ऐसे बहुत सारे एटम ऐसे रहेंगे, बहुत सारे एटम रहेंगे, ठीक है। शायद ऐसा 3-3 में ड्रॉ करूं, समझो। तो वो मेरे भाई उसका जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, वाइब्रेशन होने का, वो जो है ये अप एंड डाउन होगा, ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसा यहां पे लिखा है ना, यहां पे ड्रॉ किया, ऊपर नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ऐसा मूवमेंट होगा। मतलब अभी देखो यहां से मैं डाल रहा हूं तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, राइट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा होगा। तो आई थिंक आपको इसका भी आइडिया आएगा। तो यहां पे नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, सिंपल बात है। यहां पे लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसा और ऐसा, बीच में पार्टिकल था, ऐसा ऐसा और ऐसा, ऐसा वाइब्रेटर हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने यहां से कुछ घुसाया था। क्या घुसाया था? अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक जो हमको टेस्टिंग करना है वो मशीन से, प्रोब से हमने घुसाया। तो ये जो अंदर जो पार्टिकल थे, एटम थे, वो ऐसे वाइब्रेट हुए, इसके लिए उसको लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं। लेकिन ऊपर एंड डाउन ऐसा भी हो सकता है ना, ये वो अप एंड डाउन भी वाइब्रेट हो सकता है ना। तो यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं, यहां पे तो लॉन्जिट्यूडनल में आगे पीछे ही होगा, लेकिन यहां पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेट होगा। और उसी की वजह से वो जो वेव्स है उसको बोलते हैं कैसा वेव? शेयर वेव, या तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर। शेयर वेव हैव पार्टिकल वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, वेव मोशन। जो वेव मोशन है उसके परपेंडिकुलर में जाएगा, तो परपेंडिकुलर में ही जा रहा है ना, वेव मोशन ऐसा है, राइट, वेव मोशन ऐसा है। यहां से मैं ऐसा ट्रांसड्यूसर घुसाया तो ये ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेट होगा। शायद ऐसा है तो ऊपर नीचे, ऐसा है तो ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेट होगा। आगे पीछे होगा तो उसको कौन सा वेव बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव। लेकिन ऊपर नीचे होगा तो कौन सा वेव बोलेंगे? शेयर वेव। और लॉन्जिट्यूडनल वेव है वो किस में यूज होता है? नॉर्मल प्रोब में। और शेयर वेव एंगल प्रोब में। वेरी गुड। ऐसा जब एनर्जेटिक रखने का पता चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कुछ कांड कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, ठीक है। आगे, शेयर वेव्स विल नॉट ट्रैवल थ्रू द लिक्विड और गैसेस। देखो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये जो शेयर वेव्स है ना, वो लिक्विड में या तो गैसेस में ट्रैवल नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। लिक्विड में और गैस में ट्रैवल नहीं होगा शेयर वेव, ये उसका एक घनचक्कर प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर स्टील का वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 32/0। लॉन्जिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी क्या था? 5920। अभी आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बोलूं कि चलो अभी मुझे पता चला नॉर्मल प्रोब ये है, ये एंगल प्रोब है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी अल्ट्रासोनिक साउंड का किसका है? बोल सकता है कोई? सेंसिटिविटी मतलब क्या? λ/2 जितना हम लोग डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं, राइट। λ/2 जितना डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू V डिवाइड बाय F। तो मुझे ये बोलो, लैम्बडा जितना छोटा आएगा, जितना छोटा आएगा, उतना हमारा डिसकंटिन्यूटी डिवाइड बाय 2 करेंगे, उतना डिसकंटिन्यूटी हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में लास्ट टॉपिक में समझा, राइट। अभी मुझे ये बोलो
यहां पे लैम्बडा छोटा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। चलो फ्रीक्वेंसी में आपको ये बोलूं, मेरा 4 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी फिक्स है। चलो तब 4 मेगाहर्ट्ज का मेरा फ्रीक्वेंसी फिक्स है दोनों में, तो और मैं वेलोसिटी को कुछ कांड कर सकता हूं? वेलोसिटी अगर मैं बढ़ाएगा या कम करेगा तो फायदा होगा मुझे, लैम्बडा कम मिलेगा। वेलोसिटी अगर मैं जितना कम रखेगा उतना अच्छा है, उतना लैम्बडा कम मिलेगा। लैम्बडा कम मिलेगा तो उतना छोटा का छोटा डिस्कंटिन्यूटी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो मैं आपको ये बोलूं, मैं 3 मेगाहर्ट्ज का लैम्बडा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई एफ, ठीक है। उसमें एफ जो है मेरे पास प्रोब जो है वो 4 मेगाहर्ट्ज का, या चलो 3 मेगाहर्ट्ज का ले लो, ठीक है। ये 3 मेगाहर्ट्ज का मेरा प्रोब है। कितने का है? 3 मेगाहर्ट्ज का। तो अभी इसका वेलोसिटी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में लैम्बडा कितना आता है और शेयर वेव्स में लैम्बडा कितना आता है, उसमें वेलोसिटी इतना है। तो कोई गिन सकता है? कंप्यूटर कहां गया? निकालो। चलो लैम्बडा इज इक्वल टू वी कितना है? 5920 डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड है ये, और ये है 3 मेगा हर्ट्स। तो ये लैम्बडा इसमें कितना आएगा? कितना आएगा? 1973। फिर से आपने बराबर किया है, 5920 डिवाइड बाय 3, तो कितना आया? इंटू डिवाइड बाई 100 करो, क्योंकि 1000 करो तब हो जाएगा ना। 1.9 आया ना, 1.9 मतलब 1.9 आया, mm आया, राइट। यहाँ पे 1.9 mm आया। अभी मुझे ये बोलो, यहाँ पे मैं इसका करता हूं लैम्बडा, यहाँ पे कितना है? v कितना है? यहाँ पे 3250 और डिवाइड बाय f 3 मेगाहर्ट्ज, तो उसका करो कितना आएगा? कितना आया? कोई लिख सकता है? 1.083 1.08 mm आया, राइट। अभी मुझे ये बोलो कि लैम्बडा बाई 2 इसका कितना हुआ? लैम्बडा बाई 2 कितना हुआ? लैम्बडा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm हुआ यहां पे, और यहां पे लैम्बडा बाई 2 कितना हुआ? लैम्बडा बाई 2 1.9 डिवाइड बाई 2 करो, कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 0.95 हुआ। अप्रोक्सीमेटली बोलता हूं मैं, राइट। चलो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि लॉन्जिट्यूडनल वेव में यूज करेगा तो मुझे मिनिमम कितना डिस्कंटिन्यूटी मिलेगा? 0.95 का डिस्कंटिन्यूटी मिलेगा। 0.8 का डिस्कंटिन्यूटी होगा, पोरोसिटी होगा, तो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन वही सेम मैंने प्रोब यूज किया, लेकिन शेयर वेव से काम एंगल प्रोब यूज किया, तो 0.5 का भी मुझे डिस्कंटिन्यूटी पोरोसिटी मिल गया। समझे बात? देखो कितना इंपॉर्टेंट है वेव फॉर्मूला, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समझे कि नहीं समझे कि सब ऊपर से गया? समझे? देखो फिर से, लॉन्जिट्यूडनल वेव में वेलोसिटी ज्यादा होता है स्टील के अंदर 5920, ठीक है। मेरा जो एफ जो है फ्रीक्वेंसी है वो 3 मेगाहर्ट्ज का मैं प्रोब यूज करता हूं। कितना मेगाहर्ट्ज का? 3 मेगाहर्ट्ज का। तो लैम्बडा में गिनता हूं तो 1.9 mm आया। लैम्बडा बाई 2 करेंगे उतना हम मिनिमम डिस्कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 लास्ट टॉपिक में हमने समझा, ठीक है। तो अभी मुझे ये बोलो, लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू इसका बनेगा 0.95 मिला, राइट। तो मुझे 0.5 का डिस्कंटिन्यूटी इसमें मिलेगा। लॉन्जिट्यूडनल वेव नॉर्मल प्रोब यूज करेगा तो नहीं मिलेगा। वही जगह, उसी की जगह में एंगल प्रोब यूज करेगा तो, एंगल प्रोब मतलब शेयर वेव यूज करेगा तो उसमें वेलोसिटी कितना होता है? स्टील का ही, सेम स्टील ही ले रहा हूं मैं, स्टील में वही प्लेट था, वही सेम मैं फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूं 3 मेगाहर्ट्ज का, लेकिन वेलोसिटी एंगल प्रोब में अलग है, शेयर वेव्स का वेलोसिटी अलग है। इसका मतलब लैम्बडा में फाइंड करता हूं तो इतना आया, लैम्बडा बाई 2.5 मिलता है। इसका मतलब सबसे सेंसिटिव मेथड कौन सा है दोनों में से? शेयर वेव, डेफिनेटली शेयर वेव, राइट। तो इसी की वजह से ये सब हम मगजमारी कर रहे हैं। आपको इसके लिए मैं समझा रहा हूं लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है और क्यों, कहां पे यूज करना चाहिए, शेयर वेव कहां पे और क्यों यूज करना चाहिए, वो सब चीज फंडा तभी समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयर वेव हैव पार्टिकल वाइब्रेशन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। Okay, shear wave will not travel through the liquid and gases in still velocity 3250 होता है स्टील में भी। ये फंडा याद रखो। ये आपको कहां पे, जब मशीन का जब चलाएंगे ना तब इसको आपको डालना पड़ेगा, ये वैल्यू डालना पड़ेगा मशीन के अंदर। ओके, इन सम मटेरियल
वेलोसिटी ऑफ शेयर वेव अबाउट 1.5 देयर लॉन्जिट्यूडनल वेव। मतलब देखो 5920 अप्रोक्सीमेटली उसका आधा ही हो जाता है। देयरफॉर वेवलेंथ इज शॉर्टर, वेवलेंथ शॉर्टर, इसका मतलब 1/2 जो है वो भी शॉर्टर होगा। तो इसी की वजह से परमिटिंग स्मॉलर डिसकंटिन्यूटी टू बी लोकेटेड, मतलब शेयर वेव में स्मॉल का स्मॉल डिसकंटिन्यूटी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। अभी समझे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये वेव दिखाया, ठीक है, यहाँ पे मैं घुसाया इसको, यहाँ पे फिर ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, मोड कन्वर्जेशन। अभी हम लोग मोड कन्वर्जेशन में जाते हैं। पहला क्या सीख लिया, लॉन्जिट्यूडनल वेव, दूसरा शेयर वेव, तीसरा कौन सा बचा, नहीं तीसरा बचा ना, टोटल कितना था, 4 था, राइट भाई, भूलने का नहीं। अभी सरफेस वेव के जाते हैं, सरफेस का डिस्कस करते हैं। सरफेस वेव कौन सा, लॉन्जिट्यूडनल वेव समझे, शेयर वेव समझे, सरफेस वेव समझ लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर क्लोज करते हैं आगे बढ़ के, ठीक है। मोड कन्वर्जेशन टेक प्लेस व्हेन द साउंड बीम इज हिट्स द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम इन द एंगल अदर देन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री में आपको नहीं डालना, 90 डिग्री एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हुआ, नॉर्मल नहीं करना है। मतलब यहां पे समझो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस एग्जैक्टली 90 डिग्री में आपको प्रोब नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपको एंगल प्रोब में ही ये आपको आगे का सरफेस वेव मिलेगा, राइट। सरफेस वेव और कौन सा बचा था, एंड लैम्ब वेव मतलब प्लेट वेव, राइट। ये दोनों का भी डिस्कस करना है। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ऐसा लिखा है, मोड कन्वर्जेशन टेक प्लेस व्हेन साउंड बीम हिट द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दो जहां पे मीडियम अलग अलग होता है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है एग्जांपल के तौर पे। तो ये जो है हुआ, ये जो बना वो इंटरफेस बना, ठीक है। इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम एंड एंगल अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अलग ही डायरेक्शन में आपको मतलब एंगल में डालना है, ठीक है। अभी देखो एंगल में डालते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मोड कन्वर्जेशन इन केस प्रेजेंटेड बिलो द प्रोड्यूस टू रिफ्लेक्टेड बीम। अभी देखो भले ही यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर यूज किया है, लेकिन यहाँ पे तो एंगल ही बन रहा है ना, यहाँ पे मैं एंगल ही ले रहा हूं देखा जाए तो। अदरवाइज मैं आपको ये बोलूं, यहाँ पे और एक यूज करते हैं, कहां गया, ठीक है, ये ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, यहां पे ऐसा डालता हूं, ठीक है। अदरवाइज यहां पे ये दिखाया हुआ है ऐसे भी, तो ये सब चीज एंगल का ही है देखा जाए तो, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एंगल में डालूं तो इंसिडेंट वेव कैसा होता है वो डिस्कस करते हैं। वन बीम कंजिस्ट लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड अदर इज कंजिस्ट शेयर वेव। तो अभी यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं। समझो ये इंटरफेस है, क्या है, इंटरफेस। यहां से ये एक इमेजनरी बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं, क्या है, इमेजनरी बाउंड्री। अभी यहां से मैं एक एंगल में ये थीटा करके घुसा रहा हूं, समझो मेरा 60 डिग्री है एग्जांपल के तौर पे। तो ये मेरा क्या है, ट्रांसड्यूसर 60 डिग्री का या 45 डिग्री का, जो भी समझो, ठीक है। यहां पे है मेरा वाटर, क्या है, वाटर या तो ऑयल समझो। यहां पे है मेरा स्टील, राइट। ये इमेजनरी बाउंड्री को मैं यहां पे थोड़ा लंबा खींचता हूं, ठीक है, इसको लंबा खींचता हूं ऐसा। अभी देखो अभी क्या होगा, ये है ना, इसके ऐसे दो पार्ट पड़ जाएंगे, क्या होगा, दो पार्ट पड़ जाएंगे, ये एक और एक दूसरा। ये जो है ना, इसका डायरेक्शन लॉन्जिट्यूडनल ऐसा रहेगा, राइट, और इसका जो है वो ऐसा ऐसा वाइब्रेशन रहेगा, राइट, इसका परपेंडिकुलर वाइब्रेशन रहेगा, राइट। तो ये हो गया शेयर वेव, शेयर वेव। ये कौन सा हो गया, लॉन्जिट्यूडनल वेव। अभी मुझे ये बोलो, अभी मैं क्या करता हूं, इसको ये जो 60 डिग्री है ना, उसको धीरे धीरे बढ़ा देता हूं, यहां पे डालता हूं। तो अगर मैं इसको बढ़ाएगा, यहां पे ये जो प्रोब है उसको मैं यहां पे ऐसा ऐसा डालेगा, यहां पे थोड़ा और एंगल बढ़ाएगा, तो ये भाई साहब लॉन्जिट्यूडनल वेव एकदम सरफेस के ऊपर आएगा, है इंटरफेस पे चढ़ेगा, राइट की रॉन्ग। तो वो जो इंटरफेस पे चढ़ा है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। कैसा एंगल, फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। तो अभी वो मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे छोटा सा, ठीक है, मैं इतना ज्यादा नहीं कर रहा हूं लेकिन छोटा सा। समझो यहां पे एंगल मैंने बढ़ाया, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव बन गया, ये शेयर वेव बन गया, ये ऐसा ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें ऐसा ऐसा आगे पीछे वाइब्रेशन हो रहा है, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव बन गया, ये 90 डिग्री हो गया, राइट, 90 डिग्री कौन, पूरा का पूरा, ठीक है। और ये शेयर वेव बन गया, ये क्या है, एंगल। अब मैंने ये ऊपर से घुसाया है वो प्रोब से, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट
फर्स्ट क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अभी और मैं बढ़ाता हूं, और बढ़ाता हूं, क्या करता हूं, इसको और थोड़ा नीचे लेता हूं, ये जो मेरा है ना, और उसको नीचे लेता हूं, तो क्या होगा, तो मैं यहां पे ड्रॉ करूं, समझो, मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूं प्रॉप का एंगल, तो यहां पे ये भाई सब आएंगे, तो यहां पे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन ऐसा ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा, राइट, और यहां पे ये शेयर वेव इसकी सरफेस पे आ जाएंगे, एंगल ऑफ ये जो हमारा क्या बोलते हैं इंटरफेस है उसमें आ जाएंगे, तो ये कौन सा है, शेयर वेव, शेयर वेव है। लेकिन अगर शेयर वेव 90 डिग्री बन गया तो इसको बोलते हैं सेकंड क्रिटिकल एंगल, क्या बोलते हैं, सेकंड क्रिटिकल एंगल। तो फर्स्ट क्रिटिकल एंगल में क्या हुआ, लॉन्जिट्यूडनल वेव को मैं इंटरफेस में घुसाया, मतलब एंगल इतना ज्यादा लिया, और दूसरी बार में क्या किया, और थोड़ा ज्यादा लिया और शेयर वेव को 90 डिग्री में घुसाया, तो वो जो शेयर वेव अभी है ना, उसको भी शेयर वेव नहीं बोलना है, इसको बोलना है, क्या बोलना है, सरफेस वेव बोलना है, राइट। देखो इतना मगजमारी है, हम लोग अभी एक एक पॉइंट समझते हैं आगे आगे, ठीक है। देखो, द अल्ट्रासोनिक एंगल बीम ट्रांसड्यूसर यूज्ड इन फॉलोइंग एग्जांपल, द रिफ्लेक्शन शेयर वेव आर यूजफुल इन मेनी इंस्पेक्शन टेक्निक्स। यस, रिफ्लेक्शन जो होता है उसका तो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड बीम एंड एंटर इन अ सेकंड मीडियम एंड द लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर इंटरफेस हुआ, यहां से ये घुसा, यहां से ये घुसा, इन लोगों ने लिखा हुआ अभी मैं पढ़ रहा हूं, बाकी मैं पूरा का पूरा थियरी आपको समझा दिया, राइट। वहां पे अभी क्या है, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव बन गया, ये शेयर वेव बन गया, यहां का भी एक एंगल बन गया, यहां का जो एंगल बन गया, लेकिन यहां पे ये जो बना ना, वो रिफ्लेक्टेड बीम शेयर वेव बना, रिफ्लेक्टेड हुआ। अभी पहले रिफ्लेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब यहां से घुसा ऐसा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। अगर नीचे ऐसा गया तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसा नया कोई रॉकेट नहीं है, अभी उसको धीरे धीरे और मैं बढ़ाता जाता हूं, शेल वेव्स की बाद में डिस्कस करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट हम लोग यहां से इंक्रीज करते जाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये भी एंगल वापस इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे यहां से ऐसा 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 मैं जैसे डालेगा, वैसे यहां पे एंगल और बढ़ता जाएगा ना, ऐसे 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 होता जाएगा ना। तो ये सब चीज का डिस्कशन है। व्हेन द रिफ्लेक्शन एंगल इन लॉन्जिट्यूडनल वेव रीच 90 डिग्री, मतलब इंटरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे पहुंचा, तो वेव्स इमर्ज फ्रॉम द सेकंड मीडियम एंड ट्रैवल पैरेलल टू द इंसिडेंट एंगल एंड दिस फर्स्ट कॉल्ड फर्स्ट क्रिटिकल एंगल, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड अप्रोक्सीमेटली वो कितना जनरली रहता है, 28 डिग्री रहता है, ठीक है। ओके, अपर साइड रिफ्लेक्शन, यस यस, नीचे की साइड रिफ्रैक्शन, ठीक है, नीचे की साइड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड, देखो रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, आर वाला यूज करने का, आर वाला, और रिफ्लेक्टेड है ना ऊपर वाला, फ्ले फ्ले, एफ पहले आता है, एबीसीडी में एफ पहले आता है, इसके लिए वो ऊपर रहेगा, उसको बाकी का नीचे, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ओके, तो अभी पहला क्रिटिकल एंगल बन गया, अभी दूसरे क्रिटिकल एंगल में जाते हैं, ठीक है। अभी क्या आता है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज द फर्स्ट क्रिटिकल एंगल ओनली शेयर वेव इज जनरेटेड द पार्ट व्हेन, क्योंकि शेयर वेव ही जनरेट हो, लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या हो गया था फर्स्ट क्रिटिकल एंगल में, वो एग्जैक्ट सरफेस के ऊपर आ गया था, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हमारा शेयर वेव में आ गया था, ठीक है। अभी और हम उसकी बैंड बजाते हैं, क्या बजाते हैं, और द रिफ्लेक्शन एंगल शेयर वेव 90 डिग्री पे लेके आते हैं, क्या करते हैं, शेयर वेव को 90 डिग्री पे लेके आते हैं। तो शेयर वेव को 90 डिग्री पे लेके आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस वेव। और ये जो सरफेस वेव है ना, इस काम को यूज करना है, ठीक है। इसका पहले लॉन्जिट्यूडनल वेव नॉर्मल प्रोब में यूज कर लिया, शेयर वेव को एंगल प्रोब में यूज कर लिया, लेकिन इसका भी यूज है, ठीक है। 90 डिग्री, देन वी हैव रीच्ड द अपर क्रिटिकल सेकंड क्रिटिकल एंगल एंड व्हिच प्रोड्यूस द सरफेस वेव, इसको सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इज शोन बिलो, देयरफॉर इज द टोटल रिफ्लेक्शन फॉर बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड शेयर वेव। अभी दोनों का रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं, यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है, देखो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, मतलब यहां पे जो जाएगा वो रिफ्लेक्ट हुआ, नीचे जाएगा वो रिफ्रैक्ट हुआ, आर वाला नीचे एफ वाला ऊपर, इतना फंडा याद रखो।
तो आपका पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। आगे, इश्वन बिलो टोटल रिफ्लेक्शन इन बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड शेयर वेव, दोनों का भाई साहब का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया विथ प्लास्टिक टू स्टील। यहां पे देखो प्लास्टिक है, यहां पे स्टील है, इंटरफेस दिस हैपन अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री पे होता है, 58 डिग्री। वो कितने फर्स्ट क्रिटिकल कितने डिग्री पे होता था, 28 डिग्री पे होता था, राइट। वो 28 डिग्री पे फर्स्ट क्रिटिकल एंगल बनता था, 58 डिग्री पे सेकंड क्रिटिकल एंगल बना। तो सेकंड क्रिटिकल एंगल जो है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस वेव। जो शियर वेव है उसको सरफेस वेव बोलते हैं, राइट। और नीचे लिखा हुआ बाकी है क्या अभी, okay, when the incident beam in second critical angle, third type of phase is developed and Rayland और surface wave भी बोलते हैं। longitudinal compression, shear wave, surface wave and plate wave, उसमें से हमने 3 का डिस्कस कर लिया, 3 का। अभी हम लोग चौथा का डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन चौथा का डिस्कस करने से पहले हम लोग शेल काका को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। शेल लो जो है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज हमने मगजमारी किया है तो हम लोगों को थीटा कैसे फाइंड करना वो भी पता तो होना चाहिए। तो शेल लो ने ऐसा बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा चले से वेलोसिटी और या जो भी है क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। v1 हो तो या थीटा 1 ऐसा चले से, तो साइन थीटा 2 चले से v2, तो दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, चले से को निकालना है। इसके लिए साइन थीटा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा 2, चले से की जगह हमें इक्वल टू, क्योंकि एक दूसरे को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो v1 डिवाइड बाई v2। तो ये शेल जो है वो बड़ा लोग है, अमेरिकन लोग है, उन लोगों ने ये ऐसा फाइंड किया। बाकी हम तो पहले से ही पुराने जमाने से ये सब चीज फाइंड करते आ रहे हैं, लेकिन क्या पता सब लोग निकल गया, सब चीज निकल गया है, ठीक है। इसके लिए इन लोगों ने पहले ही कुल्ला टका दिया है। आगे बढ़ते हैं। शेल लॉ can be used to determine the angular relationship between medium both longitudinal and shear wave। longitudinal and shear wave का दोनों का रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 1 है एंगल ऑफ इंसिडेंट, थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आपको पता होगा, राइट। पता ही होगा ना, कितना प्रोब कितना एंगल का है वो आपको पता ही होगा। मतलब थीटा 1 कितना प्रोब एंगल है वो आपको पता है, 60 डिग्री 45 डिग्री वो पता है, ठीक है। उसमें वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम, ऊपर का जो मीडियम है पानी हो या वाटर हो उसका वेलोसिटी फिक्स, हमने आगे समझा ना, वेलोसिटी सबका फिक्स रहता है, पानी हो या वाटर हो वो सबका वेलोसिटी फिक्स है। तो वेलोसिटी भी आपको पता है पहले से ही, ठीक है। थीटा 2 समझो हमको फाइंड करना है, एग्जांपल के तौर पे थीटा 2 हमको फाइंड करना है समझो, लेकिन v2 तो आपको पता है, स्टील का वेलोसिटी तो आपको पता है। तो मेरे भाई ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो थीटा 2 को तो हम पता कर ही सकते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, द थीटा 2 लॉन्जिट्यूडनल वेव पासिंग थ्रू द वाटर टू स्टील, वाटर टू स्टील है, ठीक है। तो यहां पे एक वाटर का वेलोसिटी आएगा, नीचे स्टील का वेलोसिटी आएगा, राइट। यहां पे नीचे स्टील का, ये स्टील का नहीं है, ये दोनों का एक दूसरे का क्रॉस कर दिया है, ठीक है। फिर से यहां पे देखो v1 जो है वो वाटर का वेलोसिटी आएगा, v2 जो है वो स्टील का वेलोसिटी आएगा। अगर वैसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, v1 पता है, v2 पता है, थीटा आपको पता है, थीटा जो है वो यहां पे दिया गया है, कितना दिया गया है, थीटा 1 यहां पे दिया गया है, ठीक है। थीटा भी दिया गया है, तो वो आप अगर पता कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अरे कट गया है क्या, कुछ तो लोचा है भाई। यस, थीटा भी दिया गया है, तो आपका एंगल जो है कितना रखना है, 45 डिग्री रखना है, ठीक है। तो वो हिसाब से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको थीटा 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा 2 इज इक्वल टू इतना, तो थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपको करना है यहाँ पे, इसको काउंट में 0.6791 ऐसा करेंगे तो आपका ये मिलन मिल जाएगा 42 डिग्री, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। तो आपको ये सब चीज आइडिया आ जाएगा। तो ये सिंपल है। साइन लो जो है हमारा कौन सा है, शेल लो जो है, वो हम लोगों को क्लियर पता चल जाएगा। अभी हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी वो चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। 16 17 18 अभी 2 ही पेज बचा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। shown below the wave travel the elliptical पार्टिकल मोशन, यहां पे इलेक्ट्रिकल पार्टिकल मोशन होगा। मतलब पहले क्या था, शेयर वेव में क्या था, शेयर वेव ऊपर नीचे था, लॉन्जिट्यूडनल आगे पीछे था,
ठीक है, तो इसमें ये भाई साहब कैसा होगा, राउंड में आगे भी घूमेगा पीछे भी घूमेगा, ऐसा जो पृथ्वी सन, जो सन के आगे पीछे जो पृथ्वी घूमता रहता है ना, इलिप्स, सन जो है, सन सन और हमारा पृथ्वी अर्थ, अर्थ कैसा घूमता है सन के आगे पीछे, और ऐसा इलिप्टिकल डायरेक्शन में घूमता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे ये पार्टिकल का मूवमेंट होगा। और यहाँ पे समझो हम लोग ये पूरा का पूरा ऐसा एक मटेरियल है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक एक यहाँ पे ट्रांसड्यूसर घुसाया हुआ है, यहाँ से ये डायरेक्शन जाएगा, तो ये जो इसका मोशन होगा ना, वो पहला ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ऊपर नीचे मतलब पूरा राउंड में इलिप इलिप्टिकल राउंड रहेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सरफेस वेव आर यूजफुल इन डिटेक्टिंग द सरफेस क्रैक। देखो क्या लिखा है, सरफेस वेव का अच्छा काम क्या है, वो सरफेस क्रैक फाइंड कर सकता है, बट ओनली पेनेट्रेट अबाउट वन वेवलेंथ, मतलब खाली वेवलेंथ जितना ही वो पेनेट्रेट होता है, मतलब उसका पेनेट्रेशन पावर बहुत लो है। इसकी वजह से ही हम लोग नॉर्मल में भी ज्यादा नहीं यूज करते हैं, एंगल में भी बहुत कम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी, ये जो क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ही उसका छोटा है। वेवलेंथ ही अगर एक ही वेवलेंथ जितना है, इसका मतलब ये हुआ कि कम थिकनेस में ही ओनली यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। As shown below, the surface wave have ability to follow the surface counter as long as शेयर वेव को वापस उसको और एंगल थोड़ा बढ़ाया, 58 डिग्री से भी ज्यादा लिया हमने, या तो 58 डिग्री लिया, उस टाइम पे शेयर वेव जो है वो उसके ऊपर आया, तो अभी वो जो सरफेस वेव है उसका डायरेक्शन कैसा है, इलिप्टिकल पार्टिकल में डायरेक्ट इलिप्टिकल, उसका इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल राउंड राउंड में, ऐसा सन जैसा, सन के पीछे पीछे जो पृथ्वी घूमता है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसा ऐसा है। अभी इसका काम क्या है, वो सरफेस क्रैक फाइंड कर सकता है, बाकी वो ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। और वो कहां बहता है, सरफेस के ऊपर ही बहता है, उसके लिए तो उसका नाम सरफेस वेव पड़ा है। अभी देखो यहां पे मैं एंगल प्रोब यूज कर रहा हूं 58 डिग्री से भी ज्यादा, तो क्या होगा देखो, ये सरफेस के ऊपर ही बहेगा। अगर समझो यहाँ पे ऐसा कोई क्रैक है, फिर वो रिटर्न जाएगा, ठीक है। अगर एब्रुप्ट चेंज नहीं होगा, छोटा मोटा ऐसा मटेरियल का कोई डायरेक्शन चेंज होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा सडन ऐसा कुछ होगा ना, तो उसकी बैंड बच जाएगी, इसकी सरफेस वेव की, ठीक है, तो वो फिर नहीं चल पाएगा। इज शोन बिलो, द सरफेस वेव हैव एबिलिटी टू फॉलो द सरफेस कंटूर as long as a contour does not supply change sharply change मतलब मैं आपको बोला ना, समझो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होगा तो उसकी लग जाएगी, नहीं होगा, नहीं वो ट्रांसफर होगा। अगर छोटा मोटा चेंज है तो वो चलेगा भाई साहब, प्यार से उसको चलाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द सरफेस वेव कैन बी ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन बाय एक्सेस कपलान और बाय टचिंग योर फिंगर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा 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 फिंगर से ऐसा ऐसा करेगा ना, तो क्या होगा, मशीन के अंदर इको एकदम से हाई ऊपर जाएगा, मशीन के अंदर इको ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग उसको परेशान कर रहे हैं, राइट। हम लोग उसको और वाइब्रेशन ऊपर से दे, क्योंकि वो तो ऊपर ही चल रहा है ना, उसको हम उंगली से ही हमको हिलाएंगे तो उसकी बैंड बच जाएगी, मतलब वो इको दिखाएगा वहां पे। ऐसे भी आप सेंसर से चेक कर सकते हैं, आपकी उंगली के ऊपर आपको ट्रांसड्यूसर लगाना है, सॉरी कपलान लगाना है, वो ऑयल है, वो पूरा का पूरा सरफेस वेव को शोक लेगा, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है, आपका फिंगर है, वो सरफेस ऑफ द पार्ट अहेड ऑफ द ट्रांसड्यूसर में ऐसे ऐसे आपको करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहां पे सरफेस वेव क्लोज। अभी आता है प्लेट वेव, एक ही पेज बचा है, ठीक है, खत्म, एक ही पेज बचा है। प्लेट वेव और लम्स वेव, उसका दूसरा भी नाम है डिस्पर्सिव वेव। लिख लो, नाम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेवल 3 के एग्जाम में आएगा। डिस्पर्सिव वेव लिख लो। प्लेट वेव भी बोलते हैं उसको, लैम्प वेव भी बोलते हैं उसको, डिस्पर्सिव वेव भी बोलते हैं। ये इसका कालाकांडी काम क्या है, बहुत कम थिकनेस में यूज होता है, बहुत लो थिकनेस में यूज होता है, ठीक है। एंड हैव एबिलिटी टू प्रोपोगेट थ्रू द थिन प्लेट। कैसा प्लेट? थिन प्लेट। थिन मतलब एकदम पतला, एकदम स्मॉल,
प्लेट शीट मेटल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। प्लेट इन वेरिएटी वेव मोड डिपेंड ऑन द प्लेट थिकनेस, ट्रांसड्यूसर फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट एंगल। उसका भी एक ट्रांसड्यूसर फ्रीक्वेंसी ऊपर और उसका इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड है। द प्लेट वेव आर जनरेटेड बाय यूजिंग लॉन्जिट्यूडनल वेव विच डेवलप आइदर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वेव द शोन बिलो। तो यहां पे देखो प्लेट वेव का क्या है, यहां पे ये लॉन्जिट्यूडनल ऐसा जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर यहां से ये जो उसका पार्टिकल होगा ना, इसके ऐसे ऐसे डायरेक्शन में राउंड में, ये भी ऐसे ऐसे डायरेक्शन में राउंड में ऐसा मोशन होगा। ये थिन प्लेट शीट दिखाया गया है, इसका डायरेक्शन जो है ऊपर नीचे ऐसा स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग ऐसा, स्प्रिंग जैसा, ठीक है। स्प्रिंग को जोर से खींच के कैसे फिर मारते हैं, फिर ऐसे 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 वाइब्रेट होता है ऐसा, ठीक है। ऐसा समझो, द प्लेट वेव occupy the entire thickness of the part without the saturating the part wave cannot be exist। उसका एक saturation point आएगा, वहां पे फिर बाद में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, कैसा, लॉन्जिट्यूडनल का, ठीक है, इसमें ऐसा यूज होता है, इसको बोलते हैं प्लेट वेव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये प्लेट वेव का हम लोग मार्केट में आजकल यूज नहीं करते हैं। और इसमें प्रॉब्लम भी ये है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या तो जो भी हमारा चीज है उसका हमको यूटी ये वेव से करना है, प्लेट वेव से करना है, तो उसको तो बहुत वाइब्रेशन एकदम जो अरे आगे का वेव उससे बहुत खाली उंगली मारते थे तो भी हमको इको बता, तो ये तो उससे भी डेंजर है। इसको पहले तो पूरा का पूरा पार्ट को अलग करना पड़ेगा मशीन से, ठीक है, जिसका भी आपको यूटी प्लेट वेव से करना है उसका। तो ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, छोटा मोटा पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पार्ट अटैच हो चुका है, लॉन्ग सिम है, प्रेशर वेसल का लॉन्ग सिम है, उसका मुझे प्लेट वेव से करना है तो मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो लॉन्ग सिम काट के बाहर निकालने का, तो फिर लॉन्ग सिम मारा ही क्यों, राइट। हम लोग कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग जनरली प्रैक्टिकली इसको कम यूज करते हैं, लेकिन लेवल 3 के एग्जाम में आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं लास्ट करवा देता हूं। जनरल प्लेट वेव, यू एडजस्ट द incident angle to the point the maximum reflection are observed on the CRT screen from the non-reflector. Okay, it is not possible to generate the shear or surface wave on the material thinner than 1/2 wavelength. Okay, surface wave जो है वो खाली wavelength तक हम लोग करते थे, राइट। और ये जो है 1/2 वेवलेंथ, राइट, इतना हम लोग यूज करना है तभी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन 1/2 वेवलेंथ का इतना तो हम लोग सेंसिटिविटी होता है, राइट, 0.5 0.6 ऐसा तो हम लोग सेंसिटिविटी, तो इतना प्लेट हम कहां से लेके आए? इतना छोटा सा, ऊपर से दूसरा है, उसको अलग अलग करना है। एक तो मटेरियल समझो इतना एरिया का मुझे समझो करना है, तो इसका एरिया को काट के फिर अलग करना, फिर उसका करके फिर चिपकाना है, तो ऊपर वापस यहाँ पे वेल्डिंग मारना पड़ेगा। ये तो आग लग जाएगी। आग तो नहीं लगेगी, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसी की वजह से ये चारों वेव्स आपको समझना बहुत जरूरी है। लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव मतलब शियर वेव, प्लेट वेव एंड लास्ट में सरफेस वेव या तो लम्स वेव या डिस्पर्सिव वेव, ठीक है। इसका नाम भी बहुत टफ है, डिस्पर्सिव वेव, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सब चीज समझ में आया होगा और आप लोग अपनी लाइफ में इसको ये यूज करते रहेंगे।